नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। हमने जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी यूनिट 1 की जिसकी शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देखेगा, क्योंकि जो यूनिट 1 के बेस का काम करती है वह हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। तो पार्ट 1 के बेस पर ही सारी यूनिट रखी हुई है, तो पहले जाकर उसे देखिएगा, तभी आपको पार्ट 2, 3, 4 ये समझ में आएंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत हम देखेंगे कि हिंदी के शुरुआती उपन्यास कौन से रहे हैं या किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के शुरुआती उपन्यास हमारे सामने 4 रखे गए हैं जिनको हिंदी के शुरुआती उपन्यास माना जाता है, जिसमें प्रथम उपन्यास हमारे सामने है गौरी दत्त जी का देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1872 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा हमारे सामने है ईश्वरी दत्त वामा शिक्षक उपन्यास, जो 1872 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा हमारे सामने है श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती उपन्यास, जो 1877 में प्रकाशित हुआ था। चौथा हमारे सामने है राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू उपन्यास, जो 1890 में प्रकाशित हुआ था। तो हमने जाना कि हमारे सामने ये 4 उपन्यास हैं। अब इन उपन्यासों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान ले तो हमारे लिए थोड़ा बेहतर होगा कि किन उपन्यासों में क्या विषय वस्तु थी। तो जो प्रथम उपन्यास गौरी दत्त जी का है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, यह पुनर्जागरण की चेतना से युक्त उपन्यास था, किंतु इस उपन्यास में स्त्री पात्रों की सोच का दायरा लगभग परिवार व सामाजिक बंधनों को ही घेरे हुए था। इसमें बनिया समाज का यथार्थ चित्रण हमें मिलता है। इसमें जेठानी का जो चरित्र है वह उस समय की भारतीय ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर देवरानी के द्वारा गौरी दत्त ने उस समय की स्त्रियों के समक्ष शिक्षा के महत्व को बताया है। दूसरा हमारे सामने है ईश्वरी दत्त जी का वामा शिक्षक उपन्यास। वामा शिक्षक उपन्यास में स्त्री पात्रों की ओर अगर हम ध्यान दें तो यही समझ में आएगा कि किस प्रकार शिक्षा के द्वारा स्त्री एक सफल गृहिणी बन पाएगी। इसी संदर्भ में गोपाल राय का कहना है कि कथा में स्त्रियों के आत्मनिर्भर बनने की बात पर जोर दिया गया है। कथा की एक स्त्री पात्र विपत्ति पड़ने पर टोपियां बनाकर कलाबत्तों का काम करके परिवार का खर्च चलाने में सफल होती है। वामा शिक्षक उपन्यास में स्त्री को आदर्श गृहिणी प्लस आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से लिखा गया है। तीसरा उपन्यास हमारे सामने आता है श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती उपन्यास। भाग्यवती उपन्यास में एक भारतीय आदर्श नारी की छवि को प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास स्त्रियों में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया था। इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है वह एक स्त्री ही है। इसमें स्त्रियों की प्रगतिशील रूप का चित्रण किया गया है तथा उनके अधिकारों एवं उनकी जो स्थिति थी उसकी बात इसमें की गई है। इस उपन्यास में उस जमाने में जो विधवा विवाह का पक्ष लिया गया है, बाल विवाह की इसमें निंदा की गई है तथा बच्चा व बच्ची की समानता की बात की गई है, यानी लड़का लड़की एक समान होने चाहिए, इसकी बात इस उपन्यास में की गई है। यह पुस्तक उस समय जब विवाह होते थे तो लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाती थी, जिससे हमें इस उपन्यास या इस पुस्तक की वैल्यू का पता चलता है कि यह कितनी वैल्यूएबल पुस्तक थी कि इसको दहेज में भी लड़कियों को दिया जाता था। चौथा उपन्यास हमारे सामने आता है राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, जो हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। यह गौ हत्या पर आधारित है कि कैसे धर्म की आड़ में मुसलमान गौ हत्या करते हैं और हिंदू निसहाय होकर उसे सहते रहते हैं। तो हमने जाना कि ये जो 4 उपन्यास हैं इनकी क्या विषय वस्तु रही है। प्रथम दो जो उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जो देवरानी जेठानी की कहानी और वामा शिक्षक, इनको मौलिक उपन्यास नहीं माना गया, क्योंकि इसमें आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, अनपढ़ स्त्री फूहड़ स्त्री होती है, यह इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इनको देवरानी जेठानी की कहानी और वामा शिक्षक जो उपन्यास है इनको पाठक पुस्तक का दर्जा दिया गया है। इसी तरीके से श्रद्धाराम फिल्लोरी व राधा कृष्ण दास के उपन्यास भाग्यवती व निसहाय हिंदू को भी मौलिक उपन्यास न स्वीकार करते हुए भी इनकी भी आलोचना की गई है। तो अब हम बात करेंगे कि मौलिक उपन्यास हमारे सामने कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हमारे सामने है परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास ने लिखा था, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था।
परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मोहन की कहानी बताई गई है जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर अपने वकील रियासों के से वह कुसंगति से बाहर निकलता है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं जो सामंती प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। इस रचना का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। कहीं न कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण तथा निज भाषा की उन्नति जैसे विचार भी हमें दिखते हैं। लेखक ने इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश के हित में उसे खर्च करना चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र तभी साथ देगा, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास का हमने थोड़ा सा सार देखा, जिसे हिंदी में मौलिक उपन्यास का या प्रथम मौलिक उपन्यास का दर्जा हासिल हुआ। हिंदी उपन्यास का एक सुदीर्घ इतिहास है। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 150 से 200 साल का इतिहास हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन का रहा है और बहुत बड़े उपन्यासकार जिनको हम उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट के नाम से जानते हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब साहित्य में लिखना शुरू किया तो उनके उपन्यासों को हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यास माना गया। उपन्यास का वास्तविक रूप, तत्व आदि संपूर्ण आदर्श उनके उपन्यासों में देखा गया है। हम मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर ही हिंदी के उपन्यास के उद्भव और विकास यात्रा का विभाजन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखते हुए हम हिंदी उपन्यास साहित्य को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास तथा तीसरा प्रेमचंद दोत्र हिंदी उपन्यास आता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद से पहले लिखे गए उपन्यास किस प्रकार के थे और कौन कौन से उपन्यासकार थे, इनके बारे में हम जानेंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद के समय के उपन्यास किस प्रकार के थे और पहले वाले उपन्यासों से वे कैसे भिन्न थे, और क्या सिर्फ प्रेमचंद ही थे जो उपन्यास लिख रहे थे या कोई और भी थे जो लिख रहे थे, और जो लिख रहे थे उनके क्या नाम थे और क्या उनकी विषय वस्तु थी, इनके बारे में हम जानेंगे। प्रेमचंद दोत्र हिंदी उपन्यास में हम प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यास किस प्रकार के थे इस बारे में जानेंगे और कौन कौन से उपन्यासकार उस समय थे इनके बारे में हम जानेंगे, तथा प्रेमचंद युगीन से कैसे वे उपन्यास भिन्न थे इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में हमारे सामने 2 युग आते हैं, जिसमें भारतेंदु युगीन उपन्यास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी उपन्यास आते हैं। यानी भारतेंदु युगीन प्लस महावीर प्रसाद द्विवेदी युग ही प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के अंतर्गत आता है। प्रेमचंद पूर्व युग के जो हिंदी उपन्यास है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सुधारवादी उपन्यास, दूसरा है मनोरंजनात्मक उपन्यास। तो जो सुधारवादी उपन्यास है उसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक या उपदेशपरक उपन्यास हमारे सामने आते हैं। सुधारवादी उपन्यासों के अंतर्गत पहला नाम आता है गौरी दत्त जी का, जिसका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके बारे में हमने अभी जाना था। दूसरा उपन्यास है ईश्वरी दत्त का वामा शिक्षक उपन्यास, इसके बारे में भी हमने अभी जाना था। ये दोनों जो उपन्यास है ये स्त्री शिक्षा पर आधारित ही उपन्यास हैं, तो इससे समाज में सुधारवाद की कहीं ना कहीं कल्पना की गई है। इस तरीके से ये सुधारवादी उपन्यास हैं। आगे हमारे सामने है भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फिल्लोरी का, इसको भी हमने जाना था। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास का, इसको भी हमने अभी जाना था कि मतलब ये भी एक तरीके से समाज में सुधार के लिए ही लिखे गए हैं, तो इनके बारे में भी अभी हमने जाना था। अगले उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने रहस्य कथा उपन्यास 1880 में दिया, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास 1886, 100 आजान एक सुजान 1892 में हमें दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक उपन्यासों में हमारे सामने राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, जिसका 1890 में प्रकाशन हुआ था, जिसके बारे में हमने अभी जाना था कि ये गोहत्या पर आधारित था और इसमें हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धर्म की आड़ में कट्टरता के बारे में लिखा गया उपन्यास है। अगला हमारे सामने आता है लज्जाराम शर्मा का आदर्श दंपत्ति, जो एक परिवार में पति पत्नी का आदर्श स्थान, आदर्श भूमिका या आदर्श संबंध कैसे होते हैं, वो किस तरह का जीवन यापन करते हैं, ये उस समय के समाज में संदेश देना इनका अभिप्राय था, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ था।
और ये चाहते थे कि पति पत्नी के संबंधों को माधुर्य से भरा हुआ, परस्पर विश्वास से भरा हुआ कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने आदर्श दंपति के नाम से इस उपन्यास को लिखा। आदर्श दंपति के बाद इनका उपन्यास है बिगड़े का सुधार उपन्यास, जिसका 1907 में प्रकाशन हुआ था। इसके पश्चात इनका उपन्यास है आदर्श हिंदू, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मूल्य को दिखाया है, उनका संस्मरण कराया है, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा की है, पुनर्व्याख्या की है, ताकि पाठक को, जन समुदाय को उससे शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले और वो उसको अपने जीवन में आत्मसात भी कर सके। तो इस तरीके से लज्जाराम शर्मा के बहुत सारे उपन्यास हमारे सामने आते हैं। इसके पश्चात अगला नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्होंने अधखिला फूल 1907 में लिखा। अधखिला फूल जिसमें तमाम तत्कालीन धार्मिक अंधविश्वासों को उजागर किया गया है और ये बताया गया है कि ये धार्मिक अंधविश्वास हमें कितना पीछे धकेल रहे हैं। इन अंधविश्वासों से मुक्त होने की इस वर्तमान समाज को कितनी आवश्यकता है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं और ये दुष्परिणामों से बचने के क्या उपाय हैं। इस पश्चात इनका अगला उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 में लिखा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ यह बहुत ही चर्चित और नए प्रयोग का उपन्यास है। इस रचना में अपनी एक विशेष पहचान भाषिक प्रयोग की दृष्टि से भी बनाई है इन्होंने। भाषा में रचनात्मक नए और मौलिक प्रयोग इसमें किए गए हैं। इसके पश्चात अगला उपन्यास आता है मनन द्विवेदी का रामलाल, जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रामलाल उपन्यास जो है यह ग्रामीण जीवन के चित्रण का कथानक इसमें रखा गया है। ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण समाज की चुनौतियों का, ग्रामीण समस्याओं का बहुत ही सुंदर ढंग से, सजीव ढंग से इसमें चित्रण किया गया है और एक तरीके से उन्होंने एक बीज वपन किया है जिसका विकास हम आगे चलकर प्रेमचंद युग में देखते हैं। अगला उपन्यास आता है हमारे सामने राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का नवजीवन उपन्यास 1916 में जो लिखा गया था, और प्रेम लहरी उपन्यास वो भी जो 1916 में ही लिखा गया था। तो ये दो उपन्यास उनके हमारे सामने आते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है मनोरंजनात्मक उपन्यास, जिसके अंतर्गत आते हैं तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास। इनका जो मूल उद्देश्य था मनोरंजनात्मक उपन्यासों का, इनका मूल उद्देश्य यही था कि पाठकों का मनोरंजन करना, कि वो पाठक वर्ग का मनोरंजन कर सके। तिलस्मी और अहियारी के जो उपन्यास हैं उसके अंतर्गत विषय वस्तु जो थी वो प्रेम कथा, राजा रानी, इस तरीके की विषय वस्तु उनके केंद्र में थी। तो तिलस्मी और जो अहियारी के उपन्यास हमारे सामने आते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है देवकीनंदन खत्री जी का। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो उर्दू भाषा के पाठक थे उन्होंने स्पेशल हिंदी को सीखा था, क्योंकि उनके उपन्यासों में एक तरीके से तहलका ही मचा रखा था इस दौर में। तो इस तरीके से जो उर्दू भाषा के लोग थे उन्होंने भी हिंदी को सीखा इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। इनके उपन्यासों में बहुत सारे उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जिसमें काजर कोठरी उपन्यास 1902 में इन्होंने दिया था, अनूठी बेगम उपन्यास 1905 में, गुप्त गोदान उपन्यास 1906 में, भूतनाथ उपन्यास 1906 में। भूतनाथ उपन्यास ऐसा उपन्यास है जिसके 6 भाग इस दौर में स्वयं खत्री जी ने लिखे थे, प्रकाशित किए थे। देवकीनंदन खत्री जी का अवदान निश्चित रूप से ही सराहनीय रहा है और आज भी जो खत्री जी के उपन्यासों की पठनीयता बाकायदा विद्यमान है। जो लोक कथा साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, उससे आनंदित होना चाहते हैं, तो इनके उपन्यासों का लाभ आज भी लोग लेते हैं। देवकीनंदन खत्री जी के बाद अगला नाम आता है हरे कृष्ण जौहर का, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास इसी श्रृंखला में हमारे सामने रखे हैं। जिनके उपन्यासों में मयंक मोहिनी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्वयं की जगह मयंक आएगा, मयंक मोहिनी अथवा माया महल के नाम से 1901 में उपन्यास इनका आया था। दूसरा कमल कुमारी उपन्यास 1902 में, भयानक खून उपन्यास 1903 में आया था। हरे कृष्ण जौहर के बाद हमारे सामने आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने तिलस्मी शीश महल उपन्यास 1905 में प्रकाशित किया था।
किशोरीलाल गोस्वामी के बाद है रामलाल वर्मा का, जिन्होंने पुतली महल नाम से उपन्यास दिया है 1908 में। ये भी तिलिस्मीयता को शामिल करते हुए हमारे सामने आता है। अगले उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, जो देवकीनंदन खत्री जी के पुत्र थे। दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा लिखित भूतनाथ के जो 6 भाग थे उनको 6वें भाग से लेकर उसको आगे बढ़ाया है। इस प्रकार तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में हमारे सामने मुख्यतः हमने 5 नाम पढ़े, 5 उपन्यासकार देखे। तो इस तरीके से हमने कुछ तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों को देखा। अब हम देखेंगे जासूसी और रहस्यात्मक उपन्यास, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा नाम आता है गोपाल दास गहमरी जी का, जिन्होंने सरकटी लाश उपन्यास 1900 में, जासूस की भूल उपन्यास 1901 में, जासूस की जासूसी उपन्यास 1904 में, गुप्त भेद उपन्यास 1913 में, जासूस की अय्यारी 1914 में आदि बहुत सारे उपन्यास हमें दिए हैं। इन सभी उपन्यासों के शीर्षक इस बात के गवाह हैं कि ये उपन्यास किस तरीके के हैं, कैसा कथानक है, कैसा घटनाक्रम है, कैसी संवाद योजना या पात्र योजना इसमें रही होगी। इन सारे उपन्यासों को अगर हम देखें तो ये सारे हिंदी जगत में, पाठक जगत में बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रहे हैं। जासूसी उपन्यास क्षेत्र में श्री रामलाल वर्मा का नाम, श्री किशोरीलाल गोस्वामी का नाम और श्री जय राम दास गुप्त का नाम भी आता है। इन्होंने भी इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग, नई नई कथा वस्तु की कल्पना की, उसका सर्जन किया और उसको उपन्यास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में हमारे सामने अगला नाम आता है ठाकुर जगमोहन सिंह का, जिन्होंने श्यामा स्वपन उपन्यास 1988 में हमें दिया। यह उपन्यास रोमानी उपन्यासों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, जिसकी खूब सराहना भी हुई है। तो आज हमने जाना है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में कौन कौन से उपन्यासकार या उपन्यास आते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में भारतेंदु और द्विवेदी युग आते हैं, जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सुधारवादी उपन्यास और मनोरंजनात्मक उपन्यास के बारे में हमने जाना। तो अगले पार्ट में हम प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।